सवाल जो हमारे पास है आया है कि एक व्यक्ति था 25 साल की उम्र में, उसकी शादी हुई तो शादी के बाद टर्म इंश्योरेंस लिया गया 2 करोड़ रुपए का, और दुर्घटनावश 2 साल के बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो जो 2 करोड़ रुपए का क्लेम था और वो जो टर्म इंश्योरेंस लिया गया शादी के बाद, वो पूरा का पूरा पैसा पत्नी को मिला। अब माँ बाप के सामने सवाल था, उनका कहना था कि हमारे सामने तो पूरा बुढ़ापा है, एक ही हमारा बेटा था, बहू तो जो लड़की जिसको पैसा मिला है वो तो दूसरी शादी भी कर सकती है। तो ये जो नॉमिनेशन की दुविधा है, इस स्थिति में जो पॉलिसी होल्डर को क्या करना चाहिए? अनुराग जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सही समय पे सही नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन तो करा और सही भी किया, लेकिन उसने अपने परिवार के मतलब 360 डिग्री कंसिडरेशन नहीं करा कि यदि मुझे कुछ होता है तो यदि ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए यदि आप देखें तो अब रेगुलेटर ने, जैसे नॉर्मली पहले हम एक नॉमिनेशन लेते थे, अब मल्टीपल नॉमिनीज की सुविधा उपलब्ध कराई है। और जैसे कि छोटी फैमिलीज हो रही है, अकेले बच्चे हैं, ऐसे में नॉमिनेशन अब 2 आदमियों के या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा, इस प्रकार के नौजवान जो के ऊपर माँ बाप और परिवार दोनों की जिम्मेवारी रहती है, यदि वो अपनी समझ अनुसार जिस प्रकार नॉमिनेशन करना चाहें, 2 पॉलिसी है तो 2 में अलग अलग कर सकते हैं, एक ही पॉलिसी है बड़ी तो उसमें आधा आधा या जैसे उनकी इच्छा हो उस हिसाब से वो नॉमिनेशन शेयर वाइज कि मेरे जो टोटल सम एश्योर्ड है उसका कितना शेयर का भुगतान किसको हो, यह सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। बिल्कुल, मतलब 2 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है तो आप उसमें 50-50, 30-70 जी 80-20 आप कर सकते हैं प्रपोजल स्टेज पे ही। जी जी बिल्कुल, और बाद में भी इसे चेंज किया जा सकता है। हाँ जी, नॉमिनेशन तो हमेशा आपके हाथ में, आप ओनर हैं, आप कभी भी उसको चाहे चेंज कर दीजिए। अब मतलब मान लीजिए डाइवोर्स हो गया तो नॉमिनी यदि पुरानी पत्नी रह गई तो दिक्कत है। बिल्कुल, तो आप उसको बदलाव कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल यस। सर, एक क्योंकि सर आपके पास 36-37 साल का एलआईसी का अनुभव है, तो आपने देखा होगा ओवर द ईयर जो प्रपोजल स्टेज होती है वहां पर क्या गलतियां की जाती है लोगों के द्वारा, जिससे बाद में उन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनुराग जी, वो ये है कि आप प्रपोजल फॉर्म पे केवल साइन ना करें। हमारे यहाँ हमारे बहुत सारे ग्राहक अटमोस्ट गुड फेथ या मैं सोच के कि मैंने बता दिया दूसरा आदमी भर लेगा, साइन कर देता है। भरने वाला व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से प्रपोजल फॉर्म यदि ना भरे तो उसमें बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है, क्योंकि वह एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है। तो मेरी सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप प्रपोजल फॉर्म भले ही 2 मिनट लगें, हर भाषा में उपलब्ध है, उसे खुद अपने आप से भरें। जब आप अपने आप भरेंगे तो आपको जो आप लिख रहे हैं आपको सही सही पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा। मसलन यदि कोई प्रश्न है कि क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो आप उसमें हाँ ना लिख सकते हैं। हाँ लिखने वाले को भी बीमा मिलता है, ना लिखने वाले को भी बीमा मिल सकता है। हो सकता है उसकी शर्तें थोड़ी भिन्न हो जाएं, लेकिन बीमा की मनाही जल्दी से नहीं होती। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भर रहा है जिसको नहीं पता सही उत्तर और उसने लिख दिया नहीं मुझे तो बताया नहीं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में गलत जानकारी चलेगी जो इंश्योर्ड के लिए बाद में एक समस्या का कारण बन सकती है। बिल्कुल, और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, फिर उसको लगता है कि बीमा कंपनी ने सही नहीं किया। तो मतलब जैसे हमने नॉमिनेशन के ऊपर चर्चा करी, मेरा केवाईसी की डिटेल, मेरे नाम, मेरे नॉमिनेशन, मतलब मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि वो प्रपोजल फॉर्म में भले 2 या 3 मिनट लगे, अपने आप जरूर भरें उसको। और अब तो कहा जाता है कि सर सिंप्लीफाई भी काफी हो गए प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म इतना सिंप्लीफाई है कि आप रोजमर्रा में अपनी सारी जानकारी जो जानते हैं केवल उसी को पेपर पे लिखना है। माँ बाप का नाम, एड्रेस, पता, अपनी हाइट, वेट, मेरे को कोई बीमारी है या नहीं है, बस यही सारी जानकारी है। बहुत सरल है। बिल्कुल सर, एक और जो हमारे दर्शकों के द्वारा सवाल पूछा गया है वो है कि जो मेरी पॉलिसी है, इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उस पर मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्रीमियम भरता हूं और कभी कुछ जरूरत पड़ जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या उस पे मुझे लोन मिल सकता है? क्या लोन की प्रक्रिया क्या होती है? क्या लोन की ब्याज दर काफी ज्यादा होती है? क्या आदमी जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर लोन ले सकता है? कितना लोन ले सकता है? अनदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो देखता है इमरजेंसी में, तो मैं सरेंडर करा दूं, जितना मिले उतना ले लूं। मान लीजिए उसने सरेंडर कर दिया और उसको ज़्यादा मिल के ले लिया, लेकिन उसका जो लाइफ कवर है वो चला गया। ज़्यादातर एंडोमेंट पॉलिसीज में, होल लाइफ पॉलिसीज में लाइफ इंश्योरेंस लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और आपकी पॉलिसी कितनी रन करी है, आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और 5 साल वो रन कर लिया है, तो 5/20 का सम एश्योर्ड का
एक वो निकाल के उसमें फिर हम एक फैक्टर लगाते हैं, सरेंडर वैल्यू फैक्टर। तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर का लोन में 80-85% तक हम लोन देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपने जो पैसा जमा करा, शायद लगभग उसका 80% आप विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बीमा बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। बीमा नहीं बंद हुआ। मतलब मान लीजिए कोई बीमारी में अपना इलाज कराने के लिए जा रहा है, उसी समय तो बीमे की जरूरत है, लेकिन उसने पॉलिसी सरेंडर कर दी उस पैसे को विड्रॉ करने के चक्कर में। लेकिन यदि पॉलिसी लोन ले ले और पॉलिसी चलता रहे तो बहुत अच्छा। और जहां तक आपने पूछा ब्याज की बात, जो नॉमिनल हम लोग ब्याज लेते हैं जो मार्केट रेट से है उससे 1-8%, 1.5% ज्यादा होता है। ऐसा ब्याज नहीं है कि उसको 18-20% का ब्याज देना पड़े या उसके ऊपर लायबिलिटी हो, और ब्याज अपनी पॉलिसी प्रीमियम डेट के साथ आके वो जमा कर सकता है कभी भी। बिल्कुल। तो सर सुझाव ये होगा, क्योंकि सर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन हैं, पॉलिसी सरेंडर करने से अच्छा है उस सरेंडर वैल्यू का 80-90% तक आप लोन ले लीजिए। बिल्कुल। ज्यादातर लोग कोई भी मुसीबत में पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं और बीमे का नुकसान कर बैठते हैं। कभी भी पॉलिसी सरेंडर ना करें, हमेशा लोन ले लें। आपको 6 महीना 8 महीना का जब भी आप चाहें आप पैसा वापस कर दें, लेकिन उस बीच में यदि कुछ होता है तो आपका इंश्योरेंस कवर आपका साथ देगा। बिल्कुल ज्यादा। और सर लोन लेने की क्या प्रक्रिया जटिल है या इसे आसान माना जाए? कोई जटिल नहीं है। आपको पॉलिसी नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, पॉलिसी उसमें एक विषय होता है कि क्यों लेना चाह रहे हो, वो आप कोई भी दे सकते हैं। मतलब आपको उसमें ये नहीं लिखना कि बीमारी है तो ही मिलेगा। आप किसी भी अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन आपका जमा राशि पे आपका कानूनी हक है एक तरह से, जो पॉलिसी बॉन्ड में लिखा रहता है कि आपको इतने समय बाद डिपेंडिंग ऑन द सरेंडर वैल्यू उतना लोन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सर इसकी लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं। तो क्या एक इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा या उनके जो अभिकर्ता है उनके द्वारा कुछ जागरूकता इतनी नहीं बताई गई है? मुझे लगता है हमें इसमें और काम करना चाहिए सभी को। मेरे साथ व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब लोग मेरे पास सरेंडर करने आए और मैंने उन्हें बताया कि लोन मिलता है तो वो आश्चर्यचकित रह गए, एंड दे इमीडिएटली एग्रीड कि हाँ हमें लोन ले लेते हैं, हम पॉलिसी का रिस्क कवर क्यों करें। मतलब ये छोटे मोटे हमारे छोटे ग्राहक नहीं, बड़े बड़े ग्राहकों के साथ ऐसा हो गया। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको कि आप एक तरह से मॉर्गेज कर रहे हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को मॉर्गेज कर देते हैं अपनी पॉलिसी, अपने अधिकार कि जब तक मैं लोन ना चुकाऊं तब तक इसके अधिकार आपके पास है। लेकिन यदि सम एश्योर्ड जो कुछ हो गया, आपने लोन लिया मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख का, कुछ यदि आपको हो गया तो 1 लाख काट के 9 लाख तो नॉमिनी को मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आदित्य गुप्ता बताते हुए कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, उसके जगह सरेंडर वैल्यू का ही 80-90% तक आपको लोन मिल जाएगा। लोन बाद में आप चुका सकते हैं और उस दौरान भी अगर कुछ हो जाता है तो आपका बीमा है वो जारी रहेगा। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहता था कि अभी भी हमने देखा है कि फोकस जो है लोगों का वो प्योर प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस की तरफ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपके मुताबिक क्या वजह है कि अभी भी लोग जो है वो पुराने प्रोडक्ट, एंडोनमेंट प्रोडक्ट, मनी बैक प्रोडक्ट है उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कहा यह जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्योर प्रोटेक्शन, पहला जो है आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना यही चाहिए। लेकिन यदि हम देखें तो हमारा पृष्ठभूमि देखें तो हमारा देश में हमेशा सेविंग्स जो ऐसी रही कि मुझे वापस क्या मिलेगा। हम सबसे पहले ये नहीं देखते हैं कि हमें ब्याज कितना अर्न करना है, हमें रिस्क कवर कितना है। हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि यदि मैंने आपको दिया तो मुझे वापस क्या मिलेगा। यह प्रश्न जो है सबसे बड़ी एक जैसे कहे ना बॉटलनेक बन जाता है टर्म इंश्योरेंस के प्रति। ये एक इवेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको अपने अनसर्टेन इवेंट को इंश्योर करना है कि यदि ऐसा हो गया तो ऐसा हो, बाकी कुछ ना सोचें और सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लें, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल। सर आखिर में आपसे मैं समझना चाहूंगा कि भारत में अभी भी सर इंश्योरेंस को लेकर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ पॉलिसीज हम देखें तो वो भी 33 करोड़ की करीब ही है 150 करोड़ के देश में। बाकी हम देखते हैं अभी एक कुछ वक्त पहले एक ऐप था, उसके 20-25 करोड़ सब्सक्राइबर एक साल में हो गए। बाकी OTT प्लेटफॉर्म देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, इन सब के सब्सक्राइबर नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है उससे कई गुना है। तो क्या वजह है, कहाँ चूक रह रही है जिस पर सरकार को, इंश्योरेंस कंपनियों को, मीडिया को, सबको फोकस करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग जी, क्योंकि आपने जो से इंश्योरेंस मंत्रा चालू किया है, इसकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता इतनी हो रही है कि अब लोग निश्चित तौर पे बीमे को एक सीरियस सब्जेक्ट के तरह से देखने लगे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें हम सबको मिलके मतलब रेगुलेटर, सरकार, NGOs, इंश्योरेंस कंपनी, मीडिया,
सबको हमें इसमें कुछ ना कुछ अपना सहयोग देना पड़ेगा। मसलन मैं आपसे कहूँ, यदि हम साल में स्कूल में एक बार इंश्योरेंस डे मना लें और कोई एक बच्चा मान लीजिए 15 साल से लेके 18 साल की उम्र में साल में एक बार केवल एक दिन लाइफ इंश्योरेंस की महत्ता को समझेगा, तो जब वो अर्न करने जाएगा तो उसको निश्चित तौर पे ये याद रहेगा। बचपन की जो एजुकेशन है वो हमेशा याद रहती है। आपने जो डिजिटल मीडिया की बात करी, आप जानते हैं हमारे देश में कितने सारे सोशल मीडिया, मतलब अब स्मार्टफोन लगभग हर आदमी के पास है यदि हम ये मान के चलें, और स्मार्टफोन पे पुश नोटिफिकेशंस के माध्यम से बहुत सारी हम लोगों को बार बार जागरूक कर सकते हैं। जैसे मसलन के लिए यदि हम आभा कार्ड देखें, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है, उसमें लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा लोग अब जुड़ चुके हैं। यदि उनको महीने में एक बार नोटिफिकेशन चला जाए, यदि आप नंबर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस देखें देश में कितने हैं, वहां हम फॉर्म पे लिख दें आर यू इंश्योर्ड और नॉट, केवल इतना, तो हमें थोड़ा सा ये टिक टिक करने की जरूरत है। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे लोग जागरूकता बढ़ रही है और तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल, ये किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य गुप्ता जी, आज हमें वक्त देने के लिए। और मैं आपको बधाई दूंगा, मैंने कई सारे एपिसोड्स किए इंश्योरेंस मंत्रा के, लेकिन आपने संक्षिप्त में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो चीजों को एक्सप्लेन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद रहेगी। तो इस आदित्य गुप्ता जी को हम धन्यवाद देते हैं। इस इंश्योरेंस मंत्रा के शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं हमारा इंश्योरेंस बेसिक। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ भी लोन ले सकते हैं? अगर आपके पास एंडोमेंट, मनी बैक या होल लाइफ पॉलिसी है तो आप पढ़ाई, मेडिकल खर्च या किसी भी जरूरत के लिए लोन ले सकते हैं। ये लोन इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या एनबीएफसी देती है और आपकी पॉलिसी ही इसकी गारंटी होती है। ध्यान रखें, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन नहीं मिलता है क्योंकि उसमें कोई सेविंग या सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। लोन तभी मिलता है जब पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बन जाती है। आमतौर पर 2 से 3 साल प्रीमियम भरने के बाद आपको लोन मिलता है। लोन की रकम तय नहीं होती, ये आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का एक परसेंटेज होती है और ये परसेंटेज पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट फंड के टाइप के हिसाब से अलग भी हो सकता है। अक्सर लोन जो है वो सरेंडर वैल्यू का 85 से 90% तक मिल सकता है। इस लोन पर ब्याज आमतौर पर दूसरे लोन की तुलना में कम होता है और मिलने वाली रकम जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। लोन लेने के बाद भी अब आपकी जो पॉलिसी है, आप उसका प्रीमियम भरते रहना चाहिए और आपका कवर भी जारी रहता है। अगर लोन वापस नहीं किया तो बाकी रकम जो है पॉलिसी के मैच्योरिटी या क्लेम अमाउंट से काट ली जाती है। इसलिए याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा ही नहीं, जरूरत के समय फाइनेंशियल सपोर्ट भी बन सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, स्टे इन्फॉर्म, स्टे प्रोटेक्टेड। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।